चंदा मामा दूर के, पुआ पकाए गुड़ के, खुद खाए थाली में, मुन्ने को दिया प्याली में। बचपन में हमारी माओं ने, दादियों ने, नानियों ने यही गाना सुनाकर और चंदा को हमारा मामा बताकर हमें खाना खिलाया। हमारे चंदा मामा से मुलाकात करने हमने जो चंद्रयान 3 भेजा है वो अगले कुछ घंटों में चंद्रमा की जमीन पर उतरने वाला है और अपना तिरंगा दुनिया के फलक पर छा जाएगा। चंद्रयान 3 के लैंडर को कल यानी 23 अगस्त को शाम 6:04 पर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंड कराने की कोशिश की जाएगी। इसमें 15 से 17 मिनट का समय लगेगा। इस ड्यूरेशन को 15 मिनट्स ऑफ टेरर कहते हैं, यानी खौफ के 15 मिनट। चंद्रमा पर उतरने से 2 घंटे पहले लैंडर मॉड्यूल की स्थिति और चंद्रमा परिस्थितियों के आधार पर इसरो यह तय करेगा कि उस समय इसे उतारना उचित होगा या नहीं। अगर कोई भी फैक्टर तय पैमाने पर नहीं रहा तो इसरो लैंडिंग 27 अगस्त को करा सकता है। चंद्रयान का दूसरा और फाइनल डीबूस्टिंग ऑपरेशन रविवार रात 1:50 पर पूरा हुआ था। इसके बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई थी। डीबूस्टिंग से स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को धीमा किया जाता है। अगर हमारी लैंडिंग सफल होती है तो भारत दुनिया का पहला देश होगा जो चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग को अंजाम देगा। भारत 2 बार पहले भी चांद के साउथ पोल पर क्रैश लैंडिंग कर चुका है। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 दोनों ही चांद के साउथ पोल के इलाके में ही क्रैश लैंड हुए थे। हाल में ही रूस का लूना 25 भी चांद के साउथ पोल पर ही क्रैश लैंड हुआ है। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने 9 अगस्त को विक्रम की लैंडिंग को लेकर जो कहा वो आपको सुनना चाहिए। अगर सब कुछ फेल हो जाता है, अगर सभी सेंसर्स फेल हो जाते हैं, कुछ भी काम नहीं करता है, फिर भी विक्रम लैंडिंग करेगा बशर्ते एल्गोरिथम ठीक से काम करे। हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि अगर इस बार विक्रम के दोनों इंजन काम नहीं करेंगे तब भी यह लैंडिंग में सक्षम होगा। 23 अगस्त यानी बुधवार को 15 मिनट के लिए पूरे देश की सांसें थम जाने वाली हैं, क्योंकि इसरो हेडक्वार्टर और चंद्रयान के बीच 15 मिनट के लिए संपर्क टूट जाएगा। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। चंद्रमा हमारी पृथ्वी से 3,83,400 किलोमीटर दूर है। वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रयान की लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट काफी अहम होने वाले हैं। इन आखिरी क्षणों को 15 मिनट्स ऑफ टेरर कहा जाता है। दरअसल स्पेस के अंतिम क्षणों को लास्ट मिनट्स ऑफ टेरर कहा जाता है। इन लास्ट मिनट में लैंडिंग रोवर चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। इन 15 मिनट में लैंडर खुद से ही काम करता है। इस दौरान इसरो से कोई भी कमांड लैंडर को नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में यह समय काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस दौरान लैंडर को ही यानी विक्रम को ही सही ऊंचाई, सही समय और सही मात्रा में ईंधन का इस्तेमाल करते हुए लैंड करना होगा। पूरे देश में हवन और यज्ञ किए जा रहे हैं। चंद्रयान मिशन से पूरे भारत का इमोशन जुड़ गया है। पूरा देश ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। इसरो के वैज्ञानिकों की तपस्या और तप को उचित सफलता मिले, इसके लिए लोग मंदिरों में हाथ जोड़े खड़े हैं। लैंडिंग के 4 फेज होंगे। पहला फेज होगा रफ ब्रेकिंग फेज। इस वक्त लैंडर लैंडिंग साइट से 750 किलोमीटर दूर होगा और स्पीड होगी 1.6 किलोमीटर प्रति सेकंड। यह फेज 690 सेकंड तक चलेगा। इस दौरान विक्रम के सभी सेंसर्स कैलिब्रेट होंगे। 690 सेकंड में हॉरिजेंटल स्पीड 358 मीटर प्रति सेकंड और नीचे की तरफ 61 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। दूसरा फेज होगा अल्टीट्यूड होल्ड फेज। विक्रम चांद की सतह की फोटो खींचेगा और पहले से मौजूद फोटोज के साथ उनका कंपेयर करेगा। चंद्रयान 2 के टाइम में यह फेज 38 सेकंड का था। इस बार इसरो ने इसे 10 सेकंड का ही रखा है। इस दौरान हॉरिजेंटल वेलोसिटी 336 मीटर प्रति सेकंड और वर्टिकल वेलोसिटी 59 मीटर प्रति सेकंड की हो जाएगी। लैंडिंग का तीसरा फेज होगा फाइन ब्रेकिंग फेज। यह फेज 175 सेकंड तक चलेगा। इसमें स्पीड 0 तक आ जाएगी। लैंडर की पोजीशन पूरी तरह से वर्टिकल हो जाएगी और सतह से ऊंचाई 800 मीटर से 1300 मीटर के बीच होगी। विक्रम के सेंसर चालू किए जाएंगे और हाइट नापी जाएगी। फिर से फोटोज लिए जाएंगे और कंपेयर किया जाएगा। लैंडिंग का चौथा और फाइनल फेज होगा
टर्मिनल डिसेंट फेज। अगले 131 सेकंड में लैंडर सतह से 150 मीटर ऊपर आ जाएगा। लैंडर पर लगा हैजार्ड डिटेक्शन कैमरा सतह की तस्वीरें खींचेगा। विक्रम पर लगा हैजार्ड डिटेक्शन कैमरा गो नो गो टेस्ट रन करेगा। अगर सब सही है तो विक्रम 73 सेकंड में चांद पर उतर जाएगा। अगर नो गो की कंडीशन होगी तो 150 मीटर तक आगे जाकर विक्रम रुक जाएगा। फिर से सतह चेक करेगा और सब कुछ सही रहा तो लैंड कर जाएगा। अब आप कहेंगे लैंडिंग के बाद क्या होगा? डस्ट सेटल होने के बाद यहां यानी कि उसके लैंडिंग के दौरान जो एनर्जी होगी उससे वहां काफी धूल उड़ेगा और उस धूल के सेटल होने के बाद विक्रम चालू होगा और कम्युनिकेट करेगा। फिर रैंप खुलेगा और प्रज्ञान रोवर रैंप से चंद्रमा की सतह पर आएगा। विक्रम लैंडर प्रज्ञान की फोटो खींचेगा और प्रज्ञान विक्रम की। इन फोटोज को पृथ्वी पर इसरो सेंटर में सेंड किया जाएगा। लोग सोचते हैं इसरो को इतना बवाल करने की क्या जरूरत है, तरह तरह के ख्याल आते होंगे। 70 के दशक के बाद रूस और अमेरिका ने मून मिशन भेजने बंद कर दिए थे। फिर अचानक से मून मिशन क्यों शुरू किए गए? अमेरिका और रूस दोनों ने ही 50 के दशक से ही चांद पर मिशन भेजने शुरू कर दिए थे। इसमें क्रूड मिशन भी शामिल थे। उसके बाद इन्होंने मिशन भेजने बंद कर दिए या बहुत कम कर दिए। इन दोनों देशों के अलावा भारत, चीन, जापान और यूरोपीय स्पेस एजेंसी, इटली, इजराइल और यहां तक कि यूएई ने भी चांद पर अलग अलग तरह के मिशन भेजे हैं। हालांकि सफलता बहुत कम को ही मिली है। जब 50 के दशक में स्पेस रेस यानी अंतरिक्ष में एक तरह के रेस की शुरुआत हुई थी, तब से ही चांद सबसे नजदीक था और सबका टारगेट भी था। लेकिन समय के साथ सभी की प्रायोरिटीज बदलती रहीं। देशों का इंटरेस्ट डीप स्पेस से लेकर आउटर स्पेस के एक्सप्लोरेशन पर चला गया। सैटेलाइट्स कंसल्टेशन, क्रिएशन और दूसरे प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करने में बाकी लोग लग गए और इसी कारण से चांद कहीं पीछे छूट गया। हालांकि अमेरिका इस बीच लगातार मून मिशन भेजता रहा, लेकिन क्रूड मिशन 70 के दशक के बाद बंद हो गए। चांद पर जो अचानक दुनिया का इंटरेस्ट जगा है उसका कारण है इसरो का चंद्रयान मिशन। चंद्रयान 1 के द्वारा कुछ खोज की गई जिसके बाद पूरी दुनिया चंद्रमा की तरफ भाग चली। सवाल है कि भारत मून मिशन क्यों भेज रहा है? इसका फायदा क्या है? भारत ने सबसे पहले 2008 में चंद्रयान 1 भेजा था। इसमें नासा का एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था जिसका नाम था मून माइनोरोलॉजी मैपर। इस मिशन के दो मुख्य ऑब्जेक्टिव्स थे। इसरो की टेक्निकल एबिलिटीज को परखना, चांद पर पानी की खोज करना। इस मिशन के दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स पूरे भी हुए। जहां भारत दुनिया में तीसरा देश बना जिसने चांद की सरफेस पर क्रैश लैंडिंग की, माने उसकी सरफेस को छुआ, और शायद भारत दुनिया का पहला देश बना जिसने चांद के साउथ पोल पर क्रैश लैंडिंग की। चंद्रयान 1 पर लगे नासा के इक्विपमेंट ने चांद पर पानी को खोज लिया था। ऐसे कई इलाके दिखे जहां बर्फ या पानी के भंडार होने की संभावना दिखी। इसी वजह से भारत ने चंद्रयान 2 भी भेजा था। उसमें लैंडर भी था, लेकिन टेक्निकल इश्यूज के कारण वो क्रैश लैंड हुआ। वह भी साउथ पोल पर ही हुआ था। चंद्रयान 3 भी साउथ पोल पर ही जा रहा है और इस बार लैंडर के सॉफ्ट लैंडिंग करने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। और ऐसा होते ही भारत दुनिया का पहला देश होगा जो साउथ पोल पर लैंड करेगा। चंद्रयान 2 और 3 इसरो के लिए टेक्निकल डिमोन्स्ट्रेटर्स हैं। इसमें कई तरह के टेक्नोलॉजीज को परखा जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग करना आसान नहीं है, वो भी चांद की सतह पर जहां ग्रेविटी अलग अलग तरीके से बिहेव करती है। वहीं साउथ पोल एक बेहद ठंडा और अंधेरे वाला इलाका है जहां बड़े बड़े गड्ढे हैं। वहां सॉफ्ट लैंड करने का अर्थ है कि भारत के पास भविष्य में मानव मिशन को चंद्रमा पर भेजने लायक क्षमता प्राप्त हो जाएगी। वहीं अगर भारत को वहां पानी और अन्य एलिमेंट्स या मिनरल्स मिलते हैं तो बहुत बड़ी खोज होगी। दुनिया के विज्ञान में यह एक क्रांति जैसा हो सकता है। भविष्य में इनका एक्सट्रैक्शन किया जा सकेगा जिसमें भारत की बड़ी भूमिका होगी। यह भी जानिए कि चांद के साउथ पोल में आखिर खास बात क्या है। अभी तक जितने भी मून मिशन हुए हैं उनमें से अधिकांश चांद के इक्वेटर के आसपास लैंड हुए या क्रैश हुए। यह इलाका सामने से दिखता है। यहां की सतह सपाट है, सामने से दिखती है। तापमान, मौसम आदि की जानकारी एक्यूरेट होती है, इसीलिए यहां लैंड करना आसान है।
वहीं साउथ पोल एकदम अलग इलाका है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि चांद के साउथ पोल पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। कहते हैं कई अरब सालों से यह इलाका अंधेरे में डूबा है, इसलिए इन्हें अस्थायी छाया वाला क्षेत्र कहते हैं। चांद के ध्रुवीय क्षेत्र में बने गड्ढे अरबों वर्षों से सूर्य की रोशनी के बिना बहुत ठंडी अवस्था में बने हुए हैं। इसका एक मतलब तो यही है कि यहाँ की मिट्टी में जमा चीजें अरबों सालों से वैसी ही हैं। यहाँ पानी और अन्य कई तरह के एलिमेंट्स मिलने के अच्छे चांसेस हैं। इसरो इन चीजों की पड़ताल के लिए साउथ पोल के पास उतरने की कोशिश कर रहा है। इसरो यहां लैंडर और रोवर्स को उतारकर वहां की मिट्टी की जांच करने की कोशिश कर रहा है। दक्षिणी ध्रुव के पास की मिट्टी में जमे हुए बर्फ के अणुओं की पड़ताल से कई रहस्यों का पता चल सकता है, जैसे कि सोलर सिस्टम कैसे बना होगा, चंद्रमा और पृथ्वी के जन्म का रहस्य क्या है, चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ होगा, इसके निर्माण के दौरान क्या स्थितियां रही होंगी, यह जाना जा सकता है। और अगर यह जानकारियां भारत के पास होंगी तो अंतरिक्ष रेस में हम काफी आगे हो जाएंगे। इसके अलावा एक और बेहद महत्वपूर्ण फैक्टर है चंद्रयान 3 की कॉस्ट। चंद्रयान 3 की कॉस्ट मात्र $73 मिलियन, जो होती है करीब 620 करोड़ रुपए, जबकि अमेरिका द्वारा भेजे गए सबसे सस्ते मून मिशन की कीमत है $2.9 बिलियन, जो करीब 25,000 करोड़ रुपए के बराबर है। यानी भारत के मिशन अमेरिका से लगभग 40 से 45 गुना सस्ते होते हैं। नासा के पास बेहिसाब फंडिंग होती है, लेकिन फिर भी उसने अपने स्पेस मिशन कम कर दिए हैं और अधिकतर काम प्राइवेट प्लेयर्स जैसे स्पेस एक्स वगैरह को दे दिए हैं। उसका बड़ा कारण है इन मिशन में खर्च होने वाला बेहिसाब पैसा। भविष्य में यह कॉस्ट ही, यह कीमत ही बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाली है। टेक्निकल सुपीरियरिटी के मामले में इसरो का कोई मुकाबला नहीं है। चंद्रयान 3 की सफलता भारत को बेस्ट अमंग द इक्वल्स का दर्जा दिला देगी। वहीं भविष्य की स्पेस रेस में एक बहुत बड़े प्लेयर के तौर पर भारत एस्टेब्लिश हो जाएगा, जो न सिर्फ टेक्निकली सबसे आगे होगा, वहीं सबसे कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन भी इसरो के पास होगा। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए अग्रिम बधाई। इस बार हमें सफल होना ही है। 23 अगस्त यानी बुधवार को भारत का चंद्रयान चांद की धरती पर उतरेगा। पिछले एक महीने से मीडिया ने इस घटना को 24 घंटे अपने चैनलों पर चला कर इतना बड़ा इवेंट बना दिया है कि पूरा देश लगभग अपना सब काम धंधा छोड़कर इस पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है कि ऐसे में अगर कुछ भी अनहोनी हो जाती है तो पूरे देश में मायूसी का छा जाने का डर है। अतः देशवासियों से प्रार्थना है कि वह अपने आप को हर प्रकार की स्थिति के लिए तैयार रखें। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। इस बार हम सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। मेरा मानना ही नहीं बल्कि पूरे देश का ऐसा विश्वास भी है। और साथ में आपको छोड़े जाता हूं इस बात के साथ, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जय हिंद।